तो पिछले क्लास तक हम लोग दस्तक के बारे हम लोग ये बात किए थे कि कौन सी ऐसी वजह थी जिसके वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में पंगा हो गया। अंग्रेज जो एक व्यापारिक कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, दूसरी ओर एक नवाब जो उस समय का सबसे संपन्न राज्य का महत्वाकांक्षी नेतृत्व कर रहा था, महत्वाकांक्षा के साथ जो बंगाल की सत्ता पर काबिज हुआ था। अब इन दोनों के बीच में संघर्ष इतिहास का रुख बदलने वाला था। दूध का दूध पानी का पानी होने वाला था। नवाब और क्षेत्रीय शक्तियां जो राजतंत्रीय शासन का प्रतिनिधित्व करती थी, उनका जो अहम था, जो भ्रम था कि वही सबसे शक्तिशाली हैं, वही सर्वे सर्वा हैं, ये भ्रम और ये स्वप्न टूटने वाला था। हम लोग बात किए थे कि पिछले क्लास तक कि प्लासी का युद्ध क्यों हुआ। तब प्लासी का युद्ध का कारण हम लोग देख रहे थे। इसमें एक कारण हम बताए थे कि एक तो उसका आंतरिक या इंटरनल मैटर था। इंटरनल मैटर क्या था? तो दरबार का षड्यंत्र। उसके अपने ही सगे संबंधी रिश्तेदार ही नवाब के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। तो उन चुनौतियों से तो नवाब बखूबी 1756 तक निपट चुका था। मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर लिया, घसीटी बेगम का सारी संपत्ति छीन लिया, अपने जो बहनोई था अलीवर्दी खां का बहनोई मीर जाफर को सेनापति के पद से हटा दिया। राय दुर्लभ पर जो कि उसका कोषाध्यक्ष था या ट्रेजरी हेड था, उसको भी सजा दिया। तो आंतरिक चुनौती तो निपट गया, लेकिन जो अंग्रेजों के साथ, यूरोपियनों के साथ जो समस्या था, उसमें कई समस्या था। उसमें एक पहला समस्या था दस्तक का दुरुपयोग, जिसको लेकर के सिराजुद्दौला चिढ़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि उससे राज खजाने को नुकसान हो रहा था, लॉस हो रहा था। क्यों लॉस हो रहा था? क्योंकि दस्तक का दुरुपयोग किया जा रहा था। एक फ्री ट्रेड परमिट था, उस परमिट को गलत तरीके से यूज किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। ये दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ कंपनी अपने व्यापार के लिए करेगी, और इसे जारी करने का अधिकार भी कंपनी के प्रमुख को ही था। फोर्ट विलियम का जो प्रमुख होता था, फोर्ट विलियम का प्रमुख, वही जारी करता था। वो एक स्टाम्प लगा करके लिख करके दे देता था कि जो भी व्यापारी इसको दिखाएगा सरकारी चुंगी या टैक्स प्लेटफॉर्म पे जहाँ से टैक्स कलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे उससे ना टैक्स लिया जाएगा ना तो चुंगी लिया जाएगा। तो इसको बाजार में कमर्शलाइज कर दिया गया, खरीद बिक्री इसकी होने लगी। तो इससे राज खजाने पर असर पड़ा। तो सबसे पहला चुनौती ये था। दूसरा जो कारण था अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच मतभेद या मनमुटाव का, वो ये था कि जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा तो हर एक राजा चाहता है कि उसकी प्रतिष्ठा में, उसके शान में जितने भी शासन प्रशासन से फायदा उठाने वाले लोग हैं और जुड़े हुए लोग हैं या उसके शुभचिंतक हैं, वो आकर के उसको कुछ ना कुछ उपहार दे, उसको प्रोत्साहन राशि दे, गौरव गान करे, गुणगान करे। ये अपेक्षा हर एक राजा, हर एक नवाब या हर एक उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति का होता है जो एक मुकाम हासिल कर लेता है। वो चाहता है कि उसको रिगार्ड मिले, लोग सम्मान दे। नवाब सिराजुद्दौला के साथ ऐसा हुआ नहीं। वो चाहता था कि अंग्रेज उसके दरबार में आए और आकर के उसके गुणों की बखान करें, उसको कुछ उपहार दें। लेकिन अंग्रेज शुरू से ही इसके प्रति सतर्क थे। उनको पता था कि ये बहुत ही एम्बिशियस नवाब है, इसलिए उससे शुरू से ही दूरी बनाए रखे। तो दूसरा जो वजह था नवाब का भड़कने का अंग्रेजों से, वो ये था कि अंग्रेजों ने, याद रखना, अंग्रेजों ने कोई उपहार नहीं दिया नवाब को। इससे नवाब को दिल पे लग गया कि यार ये लोग तो मेरा प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान का कोई कदर ही नहीं कर रहे हैं, ये तो रिकॉग्निशन ही नहीं दे रहे हैं, ये तो अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं। तो दूसरा ये अंग्रेजों ने कोई उपहार नवाब को नहीं दिया। ये भी एक वजह था सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के प्रति भड़कने का। ठीक है। तीसरा, एक बार नवाब कलकत्ता का कासिम बाजार में, जो कि इनका गढ़ था अंग्रेजों का, नवाब इंस्पेक्शन करने के लिए या मुआयना करने के लिए कि कंपनी कैसे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, देखने के लिए शहर में प्रवेश करना चाहा।
तो कासिम बाजार में सोचो, एक नवाब के राज्य में एक व्यापारिक कंपनी नवाब को उस अपने किले में कासिम बाजार में प्रवेश करने नहीं देता है। अब कल्पना करो कि एक प्रधानमंत्री है या एक मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री अपने राज्य के किसी टाटा बिरला या कोई भी कॉरपोरेटर है, उसका कंपनी में जाना चाहता है, देखना चाहता है कि कैसे काम होता है, क्या करते हैं ये लोग, रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है कि नहीं होता है, और अगर वो कॉरपोरेट उसको प्रवेश नहीं करने दे तो उसको कैसा लगेगा। स्वाभाविक है कि ये बात उसको खटक जाएगा कि मेरे ही राज्य में, मेरे ही संरक्षण में पलने वाला कंपनी हम ही को प्रवेश नहीं करने दे रहा। तो कासिम बाजार में प्रवेश नहीं करने दे रहा। मैं हाँ, कौन, हाँ तो दूसरा जो वजह था वो ये था कि कासिम बाजार में सिराजुद्दौला को प्रवेश नहीं करने देना। ये भी एक भड़कने का कारण था सिराजुद्दौला का। तीसरा कारण ये था कि अंग्रेज सातिर थे शुरू से ही, और वो फ्रांसीसी युद्ध, दूसरे फ्रांसीसी युद्ध के विजय करने के उपरांत इनके मन में बहुत आग लगा हुआ था कि कैसे जल्दी से जल्दी उन सूबों को या उन राज्यों पर अपना पकड़ स्थापित कर लिया जाए जिससे अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। याद रखो, बंगाल उस समय का सबसे धनी स्टेट था। राज्य का आय का या केंद्र की आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बंगाल से प्राप्त होता था। और बंगाल को आज भी अगर देखो तो वर्तमान में अगर पश्चिम बंगाल के साथ साथ बिहार को, झारखंड को और बांग्लादेश को शामिल कर दिया जाए तो ये सब के सब गंगा का प्लेनी रीजन है। यहाँ की उत्पादकता जबरदस्त थी। मिनरल्स और माइंस झारखंड में भरा ही हुआ था, बंगाल में भरा ही हुआ था। तो कोई भी राज्य या कोई भी शासक चाहता था, कोई महत्वाकांक्षी शासक है तो चाहता था कि उसका बंगाल पर नियंत्रण हो जाए। तो अंग्रेज इस मौके को चूकना नहीं चाहते थे। वो जान रहे थे कि अगर सिराजुद्दौला लंबे समय तक बंगाल का नवाब बना रहा तो धीरे धीरे इसकी सिस्टम में पूरी पकड़ हो जाएगी और धीरे धीरे हमारी स्थिति बस व्यापारियों की ही रह जाएगी, वो भी इनके अनुकंपा, इनके दया पर। तो अंग्रेज इस अवसर से चूकना नहीं चाहते थे। तीसरा वजह ये था, पहला एक तो दस्तक का दुरुपयोग हो गया, दूसरा हो गया कोई उपहार नहीं देना, तीसरा कासिम बाजार में प्रवेश से रुकना, चौथा वजह ये हो गया कि अंग्रेज को जो भी काम होता था राज्य से, राज्य के सिस्टम से, तो ये क्या करते थे कि सिराजुद्दौला से न मिल करके उसके जो ऑफिसर्स होते थे, उसके जो अधिकारी थे जो पहले से ही चले आ रहे थे, उनके साथ मिल करके साठगांठ करके अपना काम निकलवा लेते थे। अब जैसे मान लो कोई कॉरपोरेट है, कोई कॉरपोरेट घराना है, उसको कहीं जमीन चाहिए, इन्वेस्ट करना है, फैक्ट्री लगाना है या कुछ भी काम करना है, तो वो क्या करता है, मंत्री के साथ, नेता के साथ मिल करके वो काम करता है। जैसा कि हम कहे थे कि ये जो नेता होते हैं और कॉरपोरेट होते हैं, ये दोनों साला और बहनोई वाला रिश्ता होता है। दोनों का साठगांठ होता है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करते थे, अब मान लो आज के समय में कोई कॉरपोरेटर, मंत्री कुछ नहीं करता है, सारा काम अधिकारी ही करता है, ब्यूरोक्रेट्स ही करता है, सारा जगह पे साइन अधिकारियों का ही होता है, आईएएस का होता है। हाँ। तो ये अंग्रेज क्या करते थे कि अंग्रेज इसके साथ ताल्लुकात न रख करके अधिकारियों के साथ ताल्लुकात रहते थे और अपने कामों को इनके मदद से कर लिया करते थे। इससे भी, यानी कि नवाब से न मिल करके अधिकारियों से अपना काम निकाल लेना। जो नवाब के अधिकारी थे, अधिकारियों से रिश्ता बेहतर रखते थे। ये भी एक संशय पैदा किया सिराजुद्दौला को कि हमसे इनको कोई ये नहीं होता है, ये सीधे अधिकारी से काम कर लेते हैं, करा लेते हैं। पांचवा जो कारण था, सिराजुद्दौला नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी व्यापारिक कंपनी किला बनाए और किलाबंदी करे। उसने वो नहीं चाहता था कि उसके राज्य में एक पैरेलल पावर खड़ा हो जाए या पैरेलल कोई शक्ति खड़ा हो जाए जो उसको भविष्य में चुनौती दे, उसके शासन को, उसके तंत्र को चुनौती दे। तो फ्रांसीसियों को जब ये कहा गया तो फ्रांसीसी बेचारे, उनका मनोबल टूटा हुआ था, वो युद्ध में पराजित हुए थे।
तो वो इस बात को मान लिए, उन्होंने किलाबंदी जो चंदन नगर में था उनकी किलाबंदी करना बंद कर दिया। लेकिन अंग्रेज कंटिन्यू रहे, सिराजुद्दौला की बात को भी इन्होंने नहीं माना। ठीक है, तो सिराज के मना करने पर भी ये सब कारण है, और ये सब कारण में से कोई भी कारण आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों हुआ था, या व्हाट इज द काउज बिहाइंड द बैटल ऑफ प्लासी, क्या कारण था प्लासी के युद्ध का। तो सिराज के मना करने पर भी कलकत्ता में किलाबंदी, एक फैक्टर ये भी था। इसके अलावा सिराजुद्दौला ये चाहता था कि जो व्यापारिक कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार पर ध्यान दे, उनको राज्य के राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो व्यापारिक कंपनी वो ट्रेड करने आई है, ट्रेड करे। अब मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो काम कर रही है, उसका काम अलग है, उसका काम सोशल इन्फ्लुएंस करना है, रिफॉर्म करना है, लॉ मेकिंग करना है। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? चुनाव लड़ना है, सरकार बनाना है। अब एक कॉर्पोरेट जाकर के यही सब काम करने लगे तो पॉलिटिकल पार्टी का तो भाई कान खड़ा होगा ही कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, आपका काम व्यापार करना है, बिजनेस करना, आप बिजनेस व्यापार करो, आपको राजनीति में क्या हस्तक्षेप करना है। अब पता चला कि कोई कॉर्पोरेट है, वो किसी दल के साथ मिल गया, विपक्षी के साथ मिल गया, उसके साथ मिल करके षड्यंत्र करने लगा सत्ता पक्ष के साथ, तो स्वाभाविक है कि कान खड़ा होगा। तो सिराजुद्दौला भी यही चाहता था कि अंग्रेज या फ्रांसीसी जो भी व्यापारिक यूरोपीय कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार पर ध्यान दे, वो राजनीति से दूर रहे। लेकिन अंग्रेज राजनीतिक षड्यंत्रों में शामिल होने लगे, राजनीतिक षड्यंत्र करने लगे। अब जो जैसे ऐसे समझ लो, एक तो ये जो घसीटी बेगम का ग्रुप था उसके साथ मिल करके सिराजुद्दौला को हटाने के लिए षड्यंत्र शुरू हो गया। हाँ, उसके साथ मिल करके षड्यंत्र करने लगे। जैसे कलकत्ता का फोर्ट विलियम का प्रमुख था वाटसन। ये जो वाटसन था ये क्या किया कि अमीन चंद के साथ मिल करके सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करने लगा। अब ये बात जब सिराज को पता चला तो स्वाभाविक है कि उसको बुरा लगेगा। दूसरी बात क्या देख रहे हैं हम कि इसका जो कोषाध्यक्ष था या ट्रेजरी हेड, जिसको हम लोग राय दुर्लभ कहते हैं, नाम है इसका, राय दुर्लभ का एक बेटा था कृष्ण वल्लभ। कृष्ण वल्लभ कुछ गबन किया था, राज्य के खजाना से कुछ गबन किया था। गबन करने के बाद ये भाग करके अंग्रेजों के पास चले गया था और इसको संरक्षण दिया वाटसन ने। सिराजुद्दौला चाहता था कि कृष्ण वल्लभ को वापस करे, क्योंकि ये राज्य का मामला है, दरबार का मामला है, राज खजाना से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें इसको हस्तक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंग्रेज धीरे धीरे सिस्टम में अपना पैठ बनाते जा रहे थे, क्योंकि एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना था। तो सिस्टम के साथ मिल करके या सिराजुद्दौला का जो तंत्र था, प्रशासनिक तंत्र, उसके अधिकारी थे, उसके जो मंत्री थे, उनके साथ मिल करके साठगांठ करके ये सब कुछ करने लगा था। तो ये कोई भी महत्वाकांक्षी नवाब को या सुल्तान को या बादशाह को कदापि बर्दाश्त नहीं होगा कि वो ऐसा काम करे। और आखिरी बात, एक महत्वाकांक्षी नवाब होने के नाते सिराजुद्दौला ये चाहता था कि उसकी सार्वभौमिकता या उसकी उपस्थिति को सभी के सभी लोग स्वीकार करें, कोई उसको डिनाई नहीं करे, कोई उसको इग्नोर ना करे। लेकिन अंग्रेज जो थे वो एक पैरेलल अपना सिस्टम खड़ा करते चले जा रहे थे। ये बात तो ये बात सिराजुद्दौला को कदापि बर्दाश्त नहीं हुआ। क्लियर है? तो ये हाँ बस आप बस बस
तो कुल मिला जुला करके देखो, एक बात समझ लो, आपको अगर इतिहास का कोई भी अध्याय समझना है तो इतिहास को समझने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आप अपने आप को वहां पे खड़ा कर दो। जैसे मान लो आप एक व्यक्ति हो, मान लो ए एक व्यक्ति है। अब ए एक व्यक्ति को एक आम आदमी की तरह सोचो, उसको क्या चाहिए भाई? तो उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय, सुरक्षा, पहचान, यही सब एक व्यक्ति को चाहिए होता है। ये चीज एक सम्मान, वही प्रतिष्ठा। तो एक व्यक्ति को जो कुछ भी चाहिए वही चीज राजा को भी चाहिए, वही चीज नवाब को भी चाहिए, वही सुल्तान और बादशाह को भी चाहिए। जैसे आप अपने घर के लिए सोचते हो, नवाब, राजा या सुल्तान या बादशाह अपने पूरे मुल्क या राज्य के लिए सोचता है। राजनीति को समझना है तो बस अपने आप को, जैसे आप घर में करते हैं, मदर ऑफ पॉलिटिक्स तो फैमिली ही है, मदर ऑफ पॉलिटिक्स तो होम ही है, घर ही है। घर में ही पॉलिटिक्स होता है, एक भाई का दूसरे भाई से, एक बहन का दूसरे बहन से, एक पतोह का दूसरे पतोह से, सबके बीच में पॉलिटिक्स चलते ही रहता है, जिसको हम लोग किचन पॉलिटिक्स कहते हैं। तो पॉलिटिक्स तो घर में ही होता है। घर से जब बाहर निकलता है तो राज्य स्तर पे पहुंच जाता है। तो पॉलिटिक्स में ये होता है, एक व्यक्ति स्तर पर आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो आपसे परे है, आपसे अलग है। वो सब कुछ आप ही के पास। हाँ, सब जो दिन अनदिन जीवन में आप अनुभव करते हैं वो सब के सब राजा, सुल्तान, बादशाह भी करते हैं, वो भी एक व्यक्ति हैं। हाँ हाँ अब ये सिचुएशन, अब हमने ये देखा कि आखिर में क्यों हुआ प्लासी का युद्ध, कारण क्या था। तो सब कुछ मेजर फैक्टर 5-6 पॉइंट है, इसको जेहन में रखना है। हाँ, कि दस्तक का दुरुपयोग करना, नवाब के आदेशों को न मानना, नवाब को वैसा पहचान या ऐसा सम्मान नहीं मिलना जैसा वो एक कंपनी से करते थे। हाँ, न देना, कलकत्ता के किलेबंदी करना, ये कुछ ऐसे कारण थे जिसके वजह से नवाब भड़क गया। और ये राय दुर्लभ का बेटा कृष्ण वल्लभ राज्य के खजाने से कुछ पैसा गबन कर लिया था, निकाल लिया था। ठीक है, बाप बेटा मिल करके निकाल लिया था। कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरी का हेड है, तो भैया गबन कर ही देगा। आज भी तो मंत्री और मंत्री के बेटे, विधायक के बेटे विधायक तो करता ही है, तो वो भी किया था अपना। तो इससे राज्य को, खजाने को लॉस पड़ा था। और कोई भी राजा या कोई भी सुल्तान या बादशाह चाहेगा कि उसके राज्य में अगर ऐसा हो रहा है तो नाफरमानी है, गुनाह है, उसको सजा दिया जाना चाहिए। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो कोई भी राजा नहीं पसंद करेगा। ठीक है, इतिहास में कुछ ऐसे सुल्तान भी रहे हैं जो करप्शन को बढ़ावा दिए हैं, जैसे फिरोज शाह तुगलक, पढ़ेंगे हम लोग सल्तनत काल में। वो करप्शन को बढ़ावा देता था, लोगों को कहता था कि हमारे अधिकारियों को इतना पैसा दे करके क्यों नहीं अपना काम करवा लेते हो। तो उसका वो सर्कमटेंसेस कुछ अलग था, वो बना ही था बेचारा रहमो करम पे। वो अपने आप को प्रूफ कर रहा था, क्योंकि उसकी माता माता हिंदू थी, पिता मुसलमान थे। तो अपने आप को कट्टर इस्लामिक शासक घोषित करने के लिए मुसलमानों को खुश करता था, मौलवियों को खुश करता था, उलेमाओं को, क्या कहता है, मुकर्रम को, इन सबों को खुश करता था। खुश करके उनको सेटिस्फाई करता था कि भाई हम कट्टर मुसलमान हैं, कुरान के अनुसार ही हम चलेंगे। तो वो सब कुछ बढ़ावा देता था। अब इन सारे 5-6 वजहों से पृष्ठभूमि प्लासी के युद्ध का तैयार हो गया था। हुआ ये कि 21 जून 1756 को, 21 जून 1756 को, 1756 को सिराजुद्दौला कलकत्ता पर आक्रमण करता है। अपने सेना के साथ कलकत्ता पर आक्रमण करता है। यहां पर जो प्रमुख है कलकत्ता का वाटसन है। आक्रमण करने के बाद किले पर वाटसन स्त्रियों को, बच्चों को, अधिकतर लोगों को, जो भी अंग्रेज थे उनको लेकर के फुलटा भाग जाता है और अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। लेकिन
कुछ अंग्रेज और उनके परिवार बचे रह जाते हैं। उसमें से लगभग 146 लोग, 146 लोग किले में ही रह जाते हैं। इन लोगों को गिरफ्तार करके क्या कहलाता है, सिराजुद्दौला यहीं के किले में, जो कि 14x10 यानी 18x14 के कमरा में 146 लोगों को कैद कर देता है 21 दिन को, और कैद करके वापस अपनी राजधानी चले जाता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, ढाका मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश, जो अभी बांग्लादेश में, वहां चले जाता है। अब इसी में क्या होता है कि अब गर्मी का महीना, जून का महीना है। जून में आपको पता ही है कि ह्यूमिडिटी होता है, गर्मी भी होता है, उमस और गर्मी दोनों साथ साथ, और एक इतना छोटा कमरा में 146 लोगों को ठूसा जाना। हालांकि ये एक थोड़ी सी कोरी कल्पना या आप कह सकते हैं किंवदंती की तरह लगता है कि एक कमरा में 146 आदमी को कैसे रखा जा सकता है, ठूसेंगे तो भी नहीं रहेगा। तो इसमें 146 लोगों को ठूस दिया जाता है, और अगले दिन जब देखा जाता है तो यह इसमें मात्र 23 व्यक्ति ही बचते हैं, जिसमें ये घटना का कहीं इतिहास में कोई भी समकालीन इतिहासकारों ने इसके जिक्र नहीं की। कोई भी भारतीय इतिहासकार इस घटना का जिक्र नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन ही अपने टेक्स्ट में इसकी चर्चा किए हैं कि ऐसा घटना हुआ था। तो 146 लोगों में से 23 लोग मात्र बचते हैं, बाकी 123 लोग मर जाते हैं। इसी को कहा जाता है काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी की घटना। और ये घटना के बारे में जो व्यक्ति बताया है उसका नाम है कर्नल हॉलवेल। कर्नल हॉलवेल एक सर्जन था, चिकित्सक था, हाँ, एक डॉक्टर था। तो उसी ने ये सारी घटनाओं का जिक्र किया है कि अंग्रेजों के साथ ऐसा किया गया। 146 मासूम लोगों में से मात्र 23 लोग ही बचे उस घटना, एक रूम में ठूसने की वजह से, और इसका कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। नहीं, कई ऐसे अधिकारी हैं जो अपने पद से त्याग दे देते हैं। इसलिए त्याग कर देते हैं क्योंकि जब वो अपने फील्ड में होते हैं, जब अपने कार्य में होते हैं, तो उनको कई तरह का चैलेंजेस आता है। उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो इनको टीस की तरह, घाव की तरह लगता है, वो है राजनेताओं का हस्तक्षेप उनके कार्यों में। अब मान लो एक पढ़ा लिखा IAS अधिकारी है जो कितनी मेहनत करके, कितना ब्रिलियंट माइंड होगा, IAS बना है, उसको एक अनपढ़ जाहिल विधायक आकर के चमका करके, धमका करके, डरवा करके चले जाता है। कुछ चंद वोट से जो जीत करके आया, वोट देने वाला भी सब जाहिल। जाहिल को कौन वोट देता है? जाहिल। तो जाहिल ही वोट दिया होगा। हमारे देश का तो जो बहुसंख्यक वोटर है वो जाहिल ही है। वो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बिरादरी के नाम पे वोट देता है, और वो चुने हुए प्रतिनिधि आकर के वो तो वर्तमान की सरकार इतनी स्ट्रिक्ट है कि नेताओं को भी बम्बू किए रहती है। आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो ऊपर बैठा हुआ जो बंदा है वो तुरंत टाइट कर देता है। नहीं तो पहले वाला स्थिति तो बहुत खराब था। नेता तो भगवान की तरह होते थे, ब्यूरोक्रेट्स भी, ये भी भगवान की तरह होते थे। IAS अधिकारी का अपना रुतबा जलवाए जलाल हुआ करता था, लेकिन अब इनकी जलवाए जलाल कम हो गई। हाँ हाँ, आप मुझे ये कैसे कह दिए पहलवान? तुम देखने गई हो कि पहलवान सही बोल रहा हो? क्या भगवान है क्या? तुम कैसे जान गए कि पहलवान सही है और नेता गलत है, ब्रजभूषण सिंह गलत है? जांच का विषय है, जांच होने दो, जांच होकर के पता चलेगा। आप भी तो गए होंगे, तभी तो आपको ऐसे किया होगा, जबरदस्ती तो किया नहीं होगा। आप भी तो अपना आगे का रास्ता क्लियर करने के लिए राजनेता के पास गए होंगे। आप भी तो उससे कुछ ना कुछ गलत डिमांड किए होंगे। अगर आप सिस्टम के अनुसार आते, सिस्टम के अनुसार काम करते, तो अब इतना दिन से हो रहा था तो आप चुप थे। अचानक आपको ख्याल आ गया जब आपको ओलंपिक के लिए ये कह दिया कि आपको नेशनल खेलना पड़ेगा। पहले ये लोग में क्या होता था कि पहले का जो रिनॉन प्लेयर होते थे उनको सीधे ओलंपिक का टिकट दे दिया जाता था। ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग पहले से ये खेले हैं, इतने अवार्ड जिन्हें हमको सीधे। वो कहता है नहीं भैया, आपको नेशनल खेलना पड़ेगा,
वो इसलिए करता है ताकि जो भावी प्लेयर है उसको आपसे कुछ सीखने को मिले, आपसे कुछ सीखने को मिले। ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो हमसे जो जूनियर है या जो फ्रेशर है वो सीखे। तो ये आप पूरी तरह से एक पक्ष में खड़ा होकर के नहीं कह सकते हैं कि सब गलती उस राजनेता का ही है। दूसरी बात ये भी है कि हरियाणा वर्सेस यूपी का भी एक मैटर है। हरियाणा का लोग नहीं चाहते हैं कि पहलवानी में, कुश्ती में, ये सब खेल में कोई बाहर का स्टेट का प्रमुख बने, मंत्री बने, ताकि इनका मोनोपोली खत्म हो जाएगा। अब सोचो ना, यूपी का कोई ऐसा पहलवान नहीं है जो नेशनल इंटरनेशनल खेलता हो, ओलंपिक खेलता हो, ये सब हरियाणा के ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये भी है, ये लोग चाहते हैं कि इनका एक छत्र बना रहे। हाँ, तो सब के पीछे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स है और इसी वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं तो इतना दिन से आपका यौन शोषण हो रहा है और आप चुप हैं। पहले का फोटो उठा करके देखो, जो लगाया है ये ब्लेम उस मंत्री के ऊपर, देखो उसके साथ कैसा इनका संबंध है, लगता है कि कितने क्लोज है। अब अचानक कहने लगे, ये तो वही हो गया, एक पूर्व प्रेमी और प्रेमिका के बीच जब संबंध खराब हो गया तो प्रेमिका आरोप लगा दी कि ये हमारे साथ यौन शोषण करता था, बलात्कार करता। उतने दिन से कहाँ थे भैया? उतने दिन से तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। तो ये बस वही माजरा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की ट्रेजेडी होती है 21 जून 1756 को। उसमें हम एक नाम बताए थे, जो वाटसन बताए थे क्या, कि वो स्त्री बच्चों को लेकर के उल्टा चले जाता है। हाँ, वाटसन नहीं, वहां पे गवर्नर डेक, याद रखना, गवर्नर डेक। वाटसन दरअसल उस समय मद्रास में है, वाटसन और क्लाइव। अब आगे की कहानी क्या है? गवर्नर डेक उस समय जब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला आक्रमण करता है, तो आक्रमण करने के दौरान गवर्नर डेक अंग्रेज औरतों बच्चों को लेकर के फुल्टा भाग जाता है और उसमें एक सर्जन बचे रह जाता है और 146 लोग बचे रह जाते हैं, जिसमें हॉलवेल है, जिसने इस घटना का जिक्र किया है, ब्लैक होल ट्रेजेडी का या कालकोठरी घटना का। जब ये घटना का पता मद्रास में बैठे हुए अंग्रेज अधिकारियों को चलता है, यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, रॉबर्ट क्लाइव है और दूसरा है वाटसन। जब ये बंगाल की ट्रेजेडी की बारे में पता यहाँ पे चलता है, तो अब ये लोग कलकत्ता को पुनः अपने कब्जे में लेने के लिए और नवाब से बदला लेने के लिए चल पड़ते हैं। याद रखो, जब नवाब कलकत्ता पर आक्रमण किया था, कलकत्ता के किला पर आक्रमण किया था, तो आक्रमण करने के बाद इस शहर का नाम बदल दिया था, बदल करके इसका नाम अलीनगर कर दिया था। कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया गया था और कलकत्ता का नेतृत्व या कलकत्ता का देखभाल करने का दायित्व मानिक चंद को सौंप कर चला गया था। तो ये 2 नाम भी याद रखना है आपको, मानिक चंद। तो कलकत्ता का प्रमुख मानिक चंद को बना करके उसका नाम अलीनगर रख करके वापस वो अपना मुर्शिदाबाद, जो इसकी राजधानी थी, चला गया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद ये सूचना मद्रास में बैठे हुए अंग्रेज अधिकारियों के पास पहुंचता है कि ऐसी घटना घट चुकी है कलकत्ता में। तब रॉबर्ट क्लाइव स्थल से कलकत्ता पहुंचता है और वाटसन जल मार्ग से कलकत्ता पहुंचता है और पहुंच करके मानिक चंद पर दबाव डाल करके पुनः कलकत्ता अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है। अब इस दबाव में आकर के, अब जब कलकत्ता हाथ से वापस अंग्रेज नवाब के हाथ से निकल जाता है और अंग्रेजों के हाथों में चले जाता है, तब मजबूरन सिराजुद्दौला को 2 जून 1757 को अलीनगर की संधि करता है, यानी कलकत्ता का ट्रीटी करता है। किसके साथ? रॉबर्ट क्लाइव के साथ संधि होता है। संधि में कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों को मानना अब मजबूरी हो गया है सिराजुद्दौला को। यानी एक संधि होता है, इस संधि के तहत समझौता हो जाता है कलकत्ता का नवाब और अंग्रेजों के बीच में कैसा रिश्ता होगा। पहला शर्त ये है
कि नवाब, अगर हम पहला कंडीशन की बात करें जिन शर्तों पर अलीनगर की संधि हुई, तो पहला शर्त यह था कि नवाब सिराजुद्दौला वो सारे अधिकारों को अंग्रेजों को पुनर्वापस करे जो फर्रुखसियर दिया था। हाँ, यानी दस्तक का उपयोग करने का अधिकार या दस्तक राइट इनको वापस मिल गया। तो पहला शर्त यह था कि अंग्रेजों को फर्रुखसियर द्वारा दिए गए सारे अधिकार, हाँ, फर्रुखसियर के सारे अधिकार अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। पहला शर्त यह था। दूसरा शर्त यह था कि जो क्षति हुआ है, जो लॉस हुआ है, कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति भी नवाब को करना पड़ेगा। मतलब जितना भी लॉस हुआ है, युद्ध में लोग मारे गए हैं, उसका वो सब क्षतिपूर्ति नवाब करेंगे। ये पूरी तरह से आप देखेंगे तो एक पक्षीय हो गया है समझौता। तीसरा जो शर्त है कि कलकत्ता के किले बंदी करना का भी अधिकार देना पड़ेगा। तो किलाबंदी भी आप कर सकते हैं। एक और शर्त यह है कि अब इनको अपना सिक्का जारी करने का भी अधिकार दिया गया कि अंग्रेज अपना सिक्का जारी कर सकते हैं, वो अपना करेंसी जारी करें और अपना चलाएं, ये भी अधिकार दे दिया गया। अब सोचो, एक राज्य में एक कॉरपोरेट को, एक कंपनी को, एक व्यवसायिक संस्था को सिक्का जारी करने या मुद्रा जारी करने का अधिकार दे दिया जाता है। तो धीरे धीरे अब इनके पास सब कुछ हो गया, धन। जैसे कि चाणक्य ने कहा था कि राज्य के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए, तो राज्य के लिए एक कोष की व्यवस्था, किला की व्यवस्था, सेना की व्यवस्था, सब कुछ तो अंग्रेज करने ही लगे थे। यानी कि पैरेलल राज्य एक खड़ा होने लगा था, एक राज्य के अधीन। जैसे अभी देखो, वर्तमान में देखो तो ये जो नक्सलिज्म है, नक्सलिज्म क्या है? एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह है। वो जो देश का स्थापित सरकार है या देश की स्थापित व्यवस्था है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसको डिनाई करता है और उसके पैरेलल में अपनी सब कुछ खड़ा करता है, अपनी सेना, अपने सिस्टम, अपनी न्याय व्यवस्था, अपने आय, अपना नेतृत्व, यानी सब कुछ वो अपना खड़ा करता है पैरेलल, जिसको हम लोग नक्सलवाद या अलगाववाद कहते हैं, सेपरेटिज्म कहते हैं, जो कि देश की सुरक्षा का एक आंतरिक चुनौती है। आतंकवाद और नक्सलवाद में यही अंतर है। आतंकवाद एक ग्लोबल इशू है जो कि धर्म प्रेरित है, और नक्सलवाद एक लोकल चैलेंज है जो कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल और सोशल डिस्क्रिमिनेशन से पैदा हुआ है, जो सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है, अलगाववाद को प्रमोट करता है। तो इन शर्तों पर अलीनगर की संधि होती है और इन संधि में यह साबित हो जाता है कि सिराजुद्दौला बेचारा कमजोर है। ठीक है, तो हमने देखा कि प्लासी के युद्ध से पहले कैसे पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है। तो ये तो संधि हुआ। अब जब ये अलीनगर की संधि होती है तो अंग्रेजों का मनोबल ऊपर उठ जाता है, इनका मनोबल और हाई हो जाता है, इनकी महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगती है और ये धीरे धीरे और षड्यंत्र करने लगते हैं कि कैसे भी इसको यहाँ से हटा दिया जाए। इसी समय एक और घटना घटता है कि यहीं पर बंगाल में ही फ्रांसीसियों का एक बस्ती है चंदन नगर, यहाँ पर इनका केंद्र था। जैसे इनका हेडक्वार्टर था कासिम बाजार, उसी तरह से फ्रांसीसियों का था चंदन नगर। अंग्रेज क्या किए कि कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद पुनः फ्रांसीसियों के इस बस्ती पर भी कब्जा कर लिए। अब ये धीरे धीरे अपना पकड़ और अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिए। दूसरी ओर क्या देख रहे हैं कि फ्रांसीसियों को तो निपट ही लेते हैं कि इनको बाजार से खत्म कर दिया जाए, इनको आउट कर दिया जाए, नवाब हमारे कब्जे में हो ही गया है, धीरे धीरे अब हमारा सब कुछ अपना हो जाएगा। ऐसी स्थिति में एक और पहलू करते हैं और ये क्या करते हैं कि अंग्रेज क्या करते हैं कि अब षड्यंत्र में सीधे या प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने लगते हैं। उनको पता चलता है कि दरबार में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो सिराजुद्दौला को नहीं चाहते हैं और अंग्रेज भी नहीं चाहते हैं कि नवाब सिराजुद्दौला रहे। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
तो ये लोग मिल करके इसके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर देते हैं। और इस षड्यंत्र को कराने में दो लोग शामिल हैं, अंग्रेजों की ओर से वाटसन और नवाब की ओर से अमीन चंद। ये दोनों मिलते हैं, एक ये दरबार की ओर से रिप्रेजेंट करता है और ये अंग्रेजों की ओर से, और ये दोनों मिल करके अंग्रेजों और दरबारी षड्यंत्रकारियों के साथ एक समझौता करते हैं, जिसमें शामिल कौन कौन है? मीर जाफर शामिल है, राय दुर्लभ शामिल है, ये लोग शामिल हैं। ये लोग मिल करके एक शर्त रखते हैं कि भाई, अंग्रेज कहते हैं कि अगर आप नवाब सिराजुद्दौला को हटा देंगे, हटाने में मदद करेंगे। मीर जाफर कहता है कि अगर आप नवाब सिराजुद्दौला को हटाने में मदद करेंगे हमारी, तो हम आपको उपहार देंगे। और दूसरी ओर अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। इन शर्तों पर षड्यंत्र शुरू होता है कि किसी भी तरह से सिराजुद्दौला को हटाया जाए, इसको पराजित किया जाए और आप नवाब बन जाइए, और जब आप नवाब बन जाएंगे देन उसके एवज में हमें कुछ उपहार दे दीजिएगा। इन शर्तों पर षड्यंत्र शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ, अमीन चंद, जगत सेठ का भी नाम याद रखिएगा, जगत सेठ, राय दुर्लभ, अमीन चंद, ये सब के सब नवाब। जगत सेठ वहां का एक ये था, बैंकर कह लो, सबसे धनी व्यक्ति था कलकत्ता का। ये राज्य को भी कर्ज दिया करता था। जैसे अकबर के समय में बीर जी बोहरा था गुजरात का, जो मुगलों को भी कर्ज दिया करता था। आज भी तो होता है, सरकार को बड़े बड़े बैंक, बड़े बड़े कॉरपोरेटर पैसा कर्ज देते ही हैं, तो उस समय भी देता था। तो ये लोग मिल करके हुआ। अब क्या है कि अब ये एक पृष्ठभूमि या एक कॉन्स्पिरेसी पीछे, पर्दे के पीछे तैयार हो गया है। दो पक्षों के बीच, दो विरोधियों के बीच में एक समझौता हो जाता है। सिराजुद्दौला के प्रतिनिधि, सिराजुद्दौला के लोग अंग्रेजों से मिल जाते हैं और अंग्रेज सिराजुद्दौला के लोगों से मिल जाता है, और मिल करके सिराजुद्दौला को हटाने की बात शुरू हो जाती है, षड्यंत्र शुरू हो जाता है। अब अंग्रेज अवसर की तलाश में है कि कैसे नवाब को पंगा लेने के लिए कैसे नवाब को पंगा लेने के लिए उकसाया जाए। तो इन्होंने क्या किया कि नवाब पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नवाब अलीनगर की संधि को मान नहीं रहे हैं, अक्षरशः पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मतलब उस पर अलीनगर की संधि के उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है, और लगा करके युद्ध की तैयारी शुरू कर दी जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ आगे की कहानी। अब रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कलकत्ता में बैठा हुआ है, अपनी सेना लेकर के मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ जाता है, जो कि उस समय बंगाल का राजधानी था। सेना लेकर के अपनी इधर बढ़ जाता है। जब ये बात नवाब को पता चलता है तो नवाब भी अपने सेना लेकर के चल देता है, और दोनों का मिलन होता है कहाँ पे? नदिया जिला में, भागीरथी नदी के किनारे पलासी गांव में। और 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को, मात्र कुछ घंटों की लड़ाई में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला दरअसल युद्ध से पराजित नहीं होता, बल्कि अपने ही लोगों के षड्यंत्र से पराजित हो जाता है। जो उसके सेनापति था, क्या नाम था? मीर मदान। मीर जाफर को तो हटा दिया था पहले ही। मोहनलाल, हाँ, मीर मदान और मोहनलाल ने, इन दोनों ने मिल करके फ्रंट पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, और जो मीर जाफर के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ी था वो पीछे ही रह गया, वो आया ही नहीं लड़ने के लिए सामने। एक छोटी सी टुकड़ी सिराज का, जो मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में था, वही अंग्रेजों से लड़ा, और इस युद्ध में बेचारा मीर मदान मारा भी गया। ठीक है, और मीर जाफर पीछे ही रह गया।
पराजित होने के बाद सिराजुद्दौला युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग गया। ठीक है, भाग गया। भागने के बाद मीर जाफर का पुत्र था मीरन। मीर जाफर का पुत्र का नाम था मीरन। मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या अपने एक कारिंदे से, जिसका नाम था मोहम्मद बेग, उससे हत्या इसकी करवा देती है। मोहम्मद बेग से सिराजुद्दौला की हत्या मीरन के द्वारा करवा दी जाती है, जो कि मीर जाफर का पुत्र था। और इस तरह से बंगाल का एक महत्वाकांक्षी नवाब, एक शुभचिंतक नवाब, एक कर्मठ नवाब की अंत हो जाती है। इसीलिए इतिहास में एक इतिहासकार हैं, आर्थिक इतिहासकार हैं, के.एम. पणिक्कर। के.एम. पणिक्कर ने इस युद्ध के बारे में कहा है कि ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यापार था। लिख लो एक कोट को। के.एम. पणिक्कर ने, ये कोई वास्तविक युद्ध नहीं था, ये एक ऐसा व्यापार था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने या धनवान सेठों ने और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। यानी ये कोई युद्ध नहीं था, बल्कि मीर जाफर और बंगाल के जो धनी वर्ग था, वो दोनों ने मिलकर के नवाब को बेच दिया, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। ठीक है, तो इस तरह से पलासी का युद्ध की कहानी हमें देखने को मिलता है, जो कि पूरी की पूरी तरह से एक षड्यंत्र का परिणाम था। आज भी हम देखते हैं, जब चाइना से डेलीगेशन आया था, जब डोकलाम का जब सिचुएशन था, तो भारत एक मोर्चे पर चाइनीज से लड़ रहा था। चाइनीज पीपुल्स आर्मी से जहां एक और लड़ रही थी, तो दूसरी ओर हमारे यहाँ के जो विपक्ष के प्रमुख थे राहुल गांधी, वो चाइनीज हेड से छुप छुप करके मिल करके मीटिंग कर रहे थे। हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर, पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं कि आप लोग मोदी को हटाने के लिए कुछ कीजिए, कुछ भी, जो भी मदद होगा हम लोग करेंगे। तो ये आज भी चलता है। आज भी देखेंगे तो विपक्ष के बड़े बड़े लीडर जैसे राहुल गांधी या उसके उसी लेवल के जितने भी पप्पू छाप हैं कांग्रेसिया सब, वो सब के सब आज भी षड्यंत्र करता है, देश में विदेश की धरती में जाकर के। आजकल एक ये चला हुआ है अमेरिका का एक व्यवसायी है जॉर्ज सोरोस, उसके साथ मिल करके राहुल गांधी बहुत उछल रहा है, वो षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहा है। टूल किट क्या है? टूल किट यही तो है, देश में ही षड्यंत्र करना। टूल किट के माध्यम से लोगों को गलत मैसेज देना, जनता को गलत चीज बताना और बता करके बरगलाना ताकि उसको वोट न दे और फिर हम सत्ता में आ जाए। तो ये टूल किट पहले भी होता था। हाँ, तो अपने ही लोगों से अपने लोग हारते हैं। दुश्मन रावण के मामले में राम का कहीं कोई विषाते नहीं था, राम की कोई औकात नहीं थी। रावण जितना विद्वान था, जितना धनी था, जितना शक्तिशाली था, जितना धार्मिक था, उसके लेवल में कहीं भी राम की औकात नहीं थी, विषात नहीं थी। राम उसके जैसे राम उसके दरबार में बंधे हुए लोग रहते थे, सारे ग्रहों को बांध करके अपने सिंहासन के नीचे रखता था रावण, इतना शक्तिशाली था। शिव भी उससे थर्राते थे, लेकिन उसके अपने ही लोग ने उसके साथ घात किया और रावण मारा गया। नहीं तो किसी में इतना दम नहीं था कि उस धरती पर रावण को कोई चुनौती दे दे। हाँ, रावण इतना हर एक मामले में रावण राम से बहुत आगे था। हाँ, हर एक मामले में। लेकिन एक ही चीज नहीं था उसके पास, कि वो जो कहते हैं ना कि चरित्र, उसका चरित्र थोड़ा सा कमजोर था। तो आपके पास अगर सब कुछ है, धन प्रतिष्ठा, लेकिन अगर चरित्र नहीं है तो फिर आपका पतन हो जाएगा। तो रामायण का यही संदेश है कि अपने ही लोगों से लोग हारते हैं, चरित्र बल सबसे बड़ा बल है। ठीक है, तो ये है कहानी पलासी का।
प्लासी का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी घटनाएं आपके सामने समझ में आ गया। ये सब याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। ठीक है।